हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस मुन्ना है और मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम कैचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का 20 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट था उसका जीके जीएस का क्वेश्चन पेपर हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। जीडी का 22 सेकंड शिफ्ट जीएस का। ओके, सवाल हमारा पहला सवाल जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि ये दिख नहीं रहा होगा, शायद यहाँ से चमक रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, धीरे धीरे पढ़ देते हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में अभाव को मापने के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड नहीं है। ठीक है, यानी कि जो 2011 में जो हमारा सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना हुआ था उसमें अभाव को मापने के लिए इनमें से कौन सा मानदंड नहीं इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि मतलब कि पहला ऑप्शन, एक कमरे वाला घर जिसका दीवार और छत ठोस नहीं है। ठीक है, तो ये मानदंड में था। जब जनगणना हो रही थी तो हर एक घर में जाकर ये पूछा जा रहा था कि आपका कि घर में कितने कमरे हैं, कितना ठोस दीवार वाला, ठोस यानी कि पक्का करण वाला, पक्का दीवारें हैं, कितनी पक्की छत है, ये पूछा जा रहा था। यानी कि जब वो 2011 में जो सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 का अभाव देखा जा रहा था कि मतलब कि क्या क्या कमी है, क्या क्या त्रुटियां हैं, तो उसमें एक मानदंड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी कि देखा जा रहा था कि कितने लोगों के पास कितने कमरे वाला मकान है और कितना कमरा पूरी तरह से पक्कीकरण कर दिया गया है। तो ये मानदंड में था। परिवार जिसमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है, ये भी मानदंड में था कि कितने इसमें ऐसे हैं जो सक्षम है कमाने में भी, मतलब कि सक्षम तरीके से कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, तो ये भी पूछा जा रहा था। ठीक है, दिव्यांग सदस्य वाला परिवार, ये भी पूछा जा रहा था कि किसी के परिवार में कितने सदस्य जो हैं वो दिव्यांग हैं, तो ये भी पूछा जा रहा था। चौथा ऑप्शन है कि परिवार जिसमें 15 से 59 आयु वर्ग का कोई वयस्क महिला ना हो। 59 वर्ष के कौन वयस्क महिला होगा, तो ये नहीं था, ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा था कि 15 से 59 आयु वर्ग का कोई महिला वयस्क ना हो, ऐसा कोई मानदंड इसमें नहीं रखा गया था। तो इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही पूछ रहा था कि मानदंड नहीं है, तो ये नीचे वाला यानी कि ऑप्शन 4 जिसमें है कि ऐसा परिवार जिसमें 15 से 59 आयु वर्ग के कोई वयस्क महिला ना हो, ऐसा मानदंड नहीं लिया जा रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहा जा रहा है कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। ऑप्शन 1 है मनोज पांडे, ऑप्शन 2 है अनिल चौहान, ऑप्शन 3 है मनोज मुकुंद नरवणे और ऑप्शन 4 है आर हरि कुमार। तो अभी यानी कि सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस जो थे वो हमारे जनरल बिपिन रावत साहब थे। ठीक है, जिनका देहांत हो चुका है। ठीक है, ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो आइडिया था वो 2020 में लाया गया था मोदी सरकार के द्वारा, जिसमें तीनों जो सेना है वो वायुसेना हो, नौसेना हो और थल सेना हो, तीनों सेना को एक हेड करने वाला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 2020 में लाया गया। एक नया पोस्ट जो था वो सृजन किया गया और इसके जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए थे वो बनाए गए थे जनरल बिपिन रावत। जब उनका देहांत हुआ तो उसके बाद अनिल चौहान साहब को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्ति किया गया। तो यानी कि जो दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने वो बने हैं अनिल चौहान साहब। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 का बात करते हैं कि कौन से शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। एक में दिया है ईगल और दूसरा में दिया है बास्केट। ठीक है, कि कौन से शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है, नहीं है। ठीक है, नहीं है, कौन से संबंधित नहीं है, तो ईगल जो है वो भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ईगल किससे है, ईगल का संबंध गोल्फ से है। ईगल का जो संबंध है, ईगल टर्मिनोलॉजी हम लोग गोल्फ में पढ़ते हैं। ठीक है, या ईगल टर्मिनोलॉजी जो होता है वो गोल्फ में होता है तभी पढ़ते हैं। और बास्केट टर्मिनोलॉजी जो है वो हमारा बास्केटबॉल में होता है, जिसमें वो जो नेट वाला जो साइड में ऐसे नेट वाला लगा रहता है, ठीक है, जिसमें हम लोग बॉल डालते हैं,
वो होता है बास्केट, उसको हम लोग बास्केट बोलते हैं। तो ये बास्केटबॉल का है, तो यानी कि इसका सही आंसर हो गया 1 और 2 दोनों दोनों संबंधित नहीं है क्रिकेट से। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है कि अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ। तो अमृतसर की संधि पर ऑप्शन है 1808, 1809, 1811, 1810। तो अमृतसर के संधि पर सब हस्ताक्षर हुआ था 1809 में। इसके पीछे का कहानी ये है कि अमृतसर के संधि में राजा रंजीत सिंह थे, जो उसमें पंजाब के शासक हुआ करते थे, जिनका राजधानी लाहौर हुआ करता था। ठीक है, तो वो क्या किए कि मालवा वाले जो रीजन थे, मालवा वाला रीजन में उन्होंने अटैक करने का सोचा। ठीक है, तो मालवा वाले लोगों ने ब्रिटिश सरकार से गुहार लगाई कि हमको क्या किया जाए, राजा रंजीत सिंह से बचाया जाए, नहीं तो ये क्या कर लेंगे, ये वाला साम्राज्य भी खुद में वो मिला लेंगे। ठीक है, लेकिन उस समय तक ब्रिटिश को डर था कि कहीं नेपोलियन बोनापार्ट भारत पे भी आक्रमण न कर दे, तो इसे बचाने के लिए वो राजा रंजीत सिंह से समझौता किए हुए थे। लेकिन जब उस समय नेपोलियन बोनापार्ट जाकर यूरोप में अटैक किया, तो तब तक अंग्रेजों को अंदाजा हो चुका था कि भारत में अब अटैक करने वाला नहीं है। तो राजा रंजीत सिंह को क्या करता है, एक समझौता के लिए बुलाता है कि आपको सतलज नदी के पास मतलब सतलज नदी के किनारे किनारे जो सेना है उसको हटा दिया जाए। लेकिन राजा रंजीत सिंह इसका विरोध करते हैं, तो फिर दोनों में युद्ध होता है, और फिर उसके फलस्वरूप अमृतसर के संधि 1809 में होता है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि आप जो दक्षिणी क्षेत्र हैं पंजाब के, वहां पर अटैक नहीं करेंगे, जबकि आप उत्तर के तरफ क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो अमृतसर के संधि जो हुआ था वो 1809 में हुआ था। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा रंजीत सिंह के बीच में हुआ था, और वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उसमें नेतृत्व कर रहे थे इस संधि में, उनका नाम था चार्ल्स मेडकॉफ। यानी कि यह संधि चार्ल्स मेडकॉफ और राजा रंजीत सिंह के बीच में हुआ था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर से।